हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में क्लोरोफार्म के कुछ रासायनिक गुणों का डिस्कशन कर लिया था। वहां पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लोरोफार्म की क्रिया एसीटोन से जब करवाई थी तो क्लोरीटोन का निर्माण हो गया था। उस अभिक्रिया का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था, है ना। तो उसी के जस्ट बाद क्लोरोफार्म के और जो रासायनिक गुण हैं उनका डिस्कशन आज हमें करना है आपसे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर जो अगली प्रॉपर्टी है वो है आपके रेमर-टीमैन अभिक्रिया। यानी ये एक नेमिंग रिएक्शन है, एक नाम वाली अभिक्रिया है। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम वाली रिएक्शन आपके एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है ना। तो ये है रेमर-टीमैन अभिक्रिया। कहीं कहीं पर राइमर-टीमैन लिखा होता है, कहीं कहीं पर रेमर-टीमैन लिखा होता है। तो दोनों नाम एक ही है, उसमें टेंशन ना लीजिएगा। कहीं टीमैन मिल जाएगा, कहीं राइमर-टीमैन मिल जाएगा। तो नाम इनका दोनों का सेम ही है। रेमर-टीमैन अभिक्रिया में होता क्या है, तो इसमें हम क्लोरोफार्म की जो रिएक्शन है वो फिनॉल के दो अणुओं के साथ, यानी क्लोरोफार्म की अभिक्रिया फिनॉल के दो अणुओं के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में आपको यही लिख देना है। मैंने टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो टिप्पणी में क्या लिखना होता है, जो उस रिएक्शन के अंदर हो रहा है वही आपको टिप्पणी में हिंदी में लिखना होता है इसकी थ्योरी में। तो होगा क्या कि यहाँ पर क्लोरोफार्म की अभिक्रिया फिनॉल के दो अणुओं के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में, क्षार जैसे NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, इन दोनों में से आप कोई भी क्षार ले सकते हैं। तो NaOH या KOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या इनका दूसरा भी नाम है सल्फाल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये हो जाएगी रेमर-टीमैन अभिक्रिया। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है, चलिए उसको मैं आपको लिख करके बताता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया फिनॉल, ये है आपका फिनॉल, है ना। फिनॉल के कितने अणु लिया है, दो, आगे दो लगा हुआ, इसका मतलब दो फिनॉल है, फिनॉल के दो मोल हैं। किसके साथ रिएक्शन करवानी, क्लोरोफार्म। फार्मूला क्या है, तो ये है CHCl3 क्लोरोफार्म ने लिया। और आपको क्षार लेना है NaOH या KOH। तो कोई क्षार ले लीजिए NaOH, है ना। NaOH ले सकते हैं या KOH, दोनों में से कोई भी क्षार ले सकते हैं, है ना। तो NaOH ले लिया और यहां पर आपका ये क्षार हो गया। अब यहां पर जो रिएक्शन होगी देखिएगा ध्यान से, यहां पर Na है, यहां पर Cl है, तो NaCl निकलेगा। Na कितना है, 1 है, Cl कितना है, 3, तो Cl माइनस लगता है। Cl माइनस वाला कितना है, 3 है, तो प्लस वाला भी 3 होना चाहिए। यानी सोडियम का कितना मोल लेना पड़ेगा, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl कितना है, 3, यानी 3। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 3 मोल, ये लिख दिया 3NaOH। तो यहां से 3NaCl निकल जाएगा, है ना। 3Na और Cl मिलकर के 3NaCl बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 H2O बचेगा, तो 2 H2O निकल जाएगा और 1 CHO आपका यहाँ पर आर्थो पर लग जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से इसको। तो एक आपका ये बन जाएगा, ये देखिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, यानी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी का नाम है सल्फाल्डिहाइड। इसका एक और नाम क्या है, तो इसका एक और नाम है आपका सल्फाल्डिहाइड। ये देखिए सल्फाल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। दूसरा क्या है कि पैरा हाइड्रोक्सी सल्फाल्डिहाइड, जैसे देखिएगा इसको ध्यान से, ये देखिए ये है आपका पैरा हाइड्रोक्सी सल्फाल्डिहाइड। एक देखिए 2 मोल लिया, तो 1 मोल से आर्थो हाइड्रोक्सी बन जाएगा, 1 मोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसको हम सल्फाल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखिए नामकरण आपको थोड़ा सा आना चाहिए। क्लास 11th में
चक्रीय यौगिकों का, एरोमेटिक यौगिकों का जब नामकरण पढ़ाया जाता है आईपीएससी, तो उसका थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। ये ग्रुप बड़ा है CHO, ये ग्रुप बड़ा है OH से, है ना। तो नंबरिंग यहां चालू होगी, तो 1 2 3 4 4 नंबर पर आएगा। तो मेन ग्रुप आपका कौन होगा? CHO होगा, है ना। यहाँ पर भी मेन ग्रुप आपका CHO होगा। इसके पास का ये क्या पोजीशन होगी? आर्थो। तो इसको कहेंगे आर्थो, यानी आर्थो पर ये है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा पर इसके सामने पैरा हाइड्रोक्सी, OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया। और क्या निकलेगा? तो 3Na और 3Cl मिलकर के 3NaCl। इसको आप यहां पर लिख सकते हैं 3NaCl। ये निकल जाएगा 3Na 3Cl मिलकर के 3NaCl। बचेगा क्या? वाटर H2। तो वाटर कितना निकलेगा? तो वो निकलेगा आपका 2H2O। ये वाटर निकल जाएगा, है ना। इसका भी आप नाम लिख सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ये आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। तो ये है रीमर-टीमैन अभिक्रिया। बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है, ध्यान से इसको समझिएगा इस प्रकार से। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी है हमारी नाइट्रीकरण, यानी क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में मतलब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है? तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होगी, तो यहाँ पर बनता है आपका क्लोरोप्रिक्रिन, है ना, जिसे हम आंसू गैस कहते हैं। CCl3NO2 इसका फार्मूला होता है। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से साथ होगी, तो CCl3NO2 बन जाएगा क्लोरोप्रिक्रिन, है ना। चलिए तो ले लेते हैं यहां पर हम CHCl3 और आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो HNO3 ये रिएक्शन करवा देंगे, तो यहां पर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2 और बनेगा आपका CCl3। प्रिक्रिन कहते हैं इसको, आंसू गैस कहते हैं इसको। CCl3NO2 बनेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ से और रिएक्शन को समझना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया OHNO2 ये लिख दिया, और आप CHCl3 को थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जैसे C, है ना, C हो गया, और यहाँ पर लिख दिया CHCl3 और H। तो H और OH मिलकर के ये निकल जाएगा, है ना, H2O निकल जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, तो CCl3NO2 बन जाएगा। ये CCl3NO2 बन जाएगा, क्लोरोप्रिक्रिन बन जाएगा, है कि नहीं। तो CCl3NO2 आपका निकल जाएगा, H2O वाटर बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन हो जाती है नाइट्रीकरण और रीमर-टीमैन अभिक्रिया, है ना। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, है ना। तो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन होती है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। तो देखिए इसके नाम में आया है कि कार्बिल एमीन, यानी यहाँ पर कोई ना कोई एमीन होगा जिसकी रिएक्शन होती है ना। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में होता है क्या कि कोई भी एमीन होती है, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में, वही क्षार KOH या NaOH दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। तो एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, और एल्किल आइसोसाइनाइड एक दुर्गंध युक्त यौगिक होता है, इसलिए कभी कभी इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कह दिया जाता है ना। तो बिल्कुल आसान है कार्बिल एमीन अभिक्रिया की। एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में NaOH या KOH के साथ करवाते हैं, तो इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। ये थ्योरी आपको इसमें लिख देना है। चलिए अगर रिएक्शन देखते हैं, कोई एमीन ले लेते हैं, एमीन हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहां पर एमीन ले लिया मैंने C2H5NH2, ये एमीन हो गया। क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, तो CHCl3 हो गया। कोई क्षार ले लीजिए NaOH या KOH, है ना। तो चलिए क्षार लेते हैं, कितना मोल लेना है? तो 3, क्यों? क्योंकि 3 Cl है, तो उसी क्षार के प्लस वाले भाग से निकलेगा, तो 3 KOH ले लिया, तो 3 K और 3 Cl मिलकर के निकल जाएंगे। यहां से बनेगा क्या? C2H5N और ये वाला C, तो बनेगा C2H5NC। इसको कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड ये दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। तो C2H5N और ये वाला C निकल जाएगा, 3 Cl 3 K Cl बाहर निकलेगा, तो 3 KCl
ये निकल जाएगा। बचा क्या? तो बचेगा इसके अंदर वाटर। कितना वाटर? तो 3H2O। तो यहां से प्लस करके हम निकाल देंगे 3H2O, है ना। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ब्रॉड में और आप इसको समझना तो आप इसको खोल करके पूरा स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे ऐसे यहां लगाया CH, इधर लगा दिया Cl, 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 और कितना KOH है? 1 2 3। तो 3K और 3Cl मिलकर के 3K 3Cl मिलकर के 3KCl निकल जाएगा। उसके बाद H2O कितना निकलेगा? 3H2O, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, 4, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहां से। 1 2 3 4, 4 और 2 6, यानी ये 2 हाइड्रोजन, 3 और 3 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन। तो ये वाला इतना पार्ट इसका, इधर की ये OH वाला ये इतना पार्ट, और यहां से H, यहां से H, तो 3H ये और 3H ये, 6H और 3 ऑक्सीजन मिलकर के 3H2O निकलेगा। 3KCl निकल गया, 3H2O। अब यहां से भी H चला गया, तो यहां कुछ नहीं बचेगा, तो ये N C से जाकर के जुड़ जाएगा, तो C2H5NC बन जाएगा, और आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये समझने के लिए है केवल, आप इसको अपने समझने के लिए बना सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में सीधे आपको ऐसे रिएक्शन को लिखना है ना। तो ये अभिक्रिया हो गई। उसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है बेंजीन से क्रिया। अब बेंजीन से क्रिया में क्या होगा? तो यहां पर जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया बेंजीन के साथ करवाते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेंजीन के साथ होती है, तो इसमें बनता है ट्राइफेनिल मेथेन, है ना। ट्राइफेनिल मेथेन, फेनिल किसका नाम? फेनिल बेंजीन का नाम है ना। तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे? तो यहां पर बेंजीन के 3 मोल लगते हैं, है ना, जिनकी क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ होगी और आपके ट्राइफेनिल मेथेन का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक, चलिए कितने मोल लेना है? तो बेंजीन के हमें लेना है 3 मोल। ये हो गई 3 मोल बेंजीन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 3C6H6 बेंजीन लिख सकते हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद क्या लेना है आपको? क्लोरोफॉर्म CHCl3, है ना, ये हो जाएगा। तो यहां देखिए Cl कितने हैं? 3, और यहां पर बेंजीन कितना है? 3। तो यहां पर 3 Cl और 3 आपके ये बेंजीन से क्या है? हाइड्रोजन निकलेगा। 3 बेंजीन है, तो 3 बेंजीन से H मिल जाएंगे, यानी यहां पर रिंग से आपको 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, है ना। 1 2 3 हाइड्रोजन और 3 Cl मिलकर के 3HCl बाहर निकल जाएगा। और जहां से ये निकलेंगे 3 बेंजीन है ना, 3 को मतलब अलग अलग भी बना सकते हैं, तो 3 हाइड्रोजन निकल करके 3HCl निकल जाएगा, और इसी CH से तीनों बेंजीन जुड़ जाएंगी। तो चलिए बना देते हैं इसको। चलिए अब इसको बना देते हैं। यहां पर ये आपका हो गया CH, इधर बना देते बेंजीन को। 1 2 ये देखें, ये आपका बन गया ट्राइफेनिल मेथेन कहते हैं इसको। तीनों बेंजीन जोड़ दिए, तो ये है ट्राइफेनिल मेथेन। निकलेगा क्या? तो 3HCl, ये देखिए निकल गया आपका। तो 3HCl इस प्रकार से ये वाला निकल जाएगा। ये कंपाउंड जो बना है वो आपका ट्राइफेनिल मेथेन है, इसको आप कह सकते हैं ट्राइफेनिल। ट्राई का मतलब 3, 1 2 3, तो 3 हो गए। फेनिल का मतलब बेंजीन रिंग, तो ये 1 2 3 फेनिल हो गया। मेथेन का मतलब 1 कार्बन, तो ट्राइफेनिल मेथेन बन गया। उसके बाद अगली जो रिएक्शन है, अब क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है वो है क्लोरीन के साथ। तो चलिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन से क्रिया, है ना। अब देखिए क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब क्लोरीन के साथ करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वहां पर बनता है पायरीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा इसके अंदर, और जिसमें से आपको क्या है कि HCl बाहर निकल जाएगा। तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, ले लिया CHCl3, क्या लेना है? क्लोरीन, तो Cl2 लगा देंगे यहां पर, और रिएक्शन CCl4 प्लस HCl,
है ना। देखिए यहाँ पर 3 2 5 क्लोरीन थे, एक H के साथ, यानी H बचा हुआ है, ये देखिए ये वाला H और एक Cl, ये निकल जाएगा और बाकी दो एक Cl यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो CCl4। इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन, ये है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। ये निशान किसका है, तो ये है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का ये सिंबल होता है HNu, या फिर आप हिंदी में रिएक्शन के ऊपर लिख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी कार्बोनिल रिएक्शन बेंजीन से क्रिया और क्लोरीन से क्रिया आपकी हो जाती है। तो ये हो जाते हैं आपके क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्लोरोफॉर्म के उपयोग का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म के उपयोग के विषय में, यानी कहां पर प्रयोग होता है इसका। तो नंबर फर्स्ट है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण में, यानी आइसोसाइनाइड परीक्षण, तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एमीन के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में, तो उसमें एल्किल या एरिल, है ना, आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध जो है बिल्कुल दुर्गंध होती है ना, दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है, उसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि आइसोसाइनाइड के परीक्षण में किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 लिखा क्लोरोप्रेक्रेन, अभी क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाई थी तो बना था CCl3NO2, वो क्लोरोप्रेक्रेन है। उसका एक और नाम है आंसू गैस, यानी क्लोरोप्रेक्रेन को आंसू गैस कहते हैं। जैसे कहीं दंगा लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो वहां पर आप देखते हैं कि क्या है कि एक धुएं के रूप में गैस छोड़ दी जाती है, छोटे छोटे गोले छोड़ दिए जाते हैं जो गैस धुआं देते हैं। उनसे क्या होता है कि भीड़ को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो वहां पर क्लोरोप्रेक्रेन का यूज होता है, उसी आंसू गैस का उपयोग होता है। तो क्लोरोप्रेक्रेन ही है वो आंसू गैस। ठीक, उसके बाद क्लोरीटोन बनाने में, तो अभी क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब एसीटोन से करवाया था इसके पिछले वीडियो में, तो वहां पर बना था क्लोरीटोन। तो एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाएंगे तो क्लोरीटोन बनेगा। ठीक, उसके बाद निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक का मतलब है बेहोश करने में, है ना। आपने देखा होगा कि फिल्म वगैरह में क्या करते हैं, रुमाल में लगा करके सुंघा देते तो बेहोश हो जाते लोग, तो इसका उपयोग निश्चेतक, निश्चेतक का मतलब बेहोश करने में। ठीक, उसके बाद औषधियों के निर्माण में, यानी क्लोरोफॉर्म का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में किया जाता है ना। उसके बाद तेल, वसा, रबड़, रेजिन के निर्माण में, यानी तेल, वसा, रबड़, रेजिन, इन सभी के निर्माण में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाते हैं क्लोरोफॉर्म के उपयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है चैप्टर के, उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। अब देखते हैं यहां पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी CCl4, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड, आईपीसी नाम क्या है, तो टेट्राक्लोरोमीथेन। हम देखिए सामने लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, आईपीएससी नाम इसका टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका एक और नाम है, व्यापारिक नाम, सामान्य नाम, जर्नल नाम, पायरीन, है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा भी नाम है पायरीन। अब उसके बाद देखिएगा बनाने की विधि। अब ये बनाया कैसे जाएगा, तो बनाने के तरीके दो हैं। कौन कौन से, तो एक है जब कार्बन डाई सल्फाइड, है ना, कार्बन डाई सल्फाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ होती है, तब ये आपका बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा तब बनता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं, तब आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो बनाने के दो मेथड है, दो में से आप जो आसान लगे आपको वो लिख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म से बनाने का मेथड अभी पीछे डिस्कशन किया है, रासायनिक गुण में लास्ट वाले में बना था CCl4, तो उसको आप लिख सकते हैं। दूसरा जो मेथड है उसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखिएगा, ये है आपका कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, ये है कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कार्बन डाइसल्फाइड, वो CO2 होता है, ये CH2, तो कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। क्लोरीन लेना है Cl2, है ना, Cl2 ले लिया। किसकी उपस्थिति में, तो AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो AlCl3, तो AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। अब यहां देखिए, यहां पर सल्फर कितना है, 2 है, यहां पर क्लोरीन कितना है, 2। हमें बनाना क्या है, CCl4, हमें 4 क्लोरीन चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से सल्फर को हटाना भी पड़ेगा। तो सल्फर 2 है तो क्लोरीन भी कितना लगेगा इसके साथ, 2, तो 2 क्लोरीन इसके साथ निकलने के लिए, है कि नहीं, और 4 इसमें जुड़ने के लिए। तो 4 2 6, टोटल मोल क्लोरीन का कितना चाहिए, 6,
और लिखा यहाँ पर कितना है 2, तो आगे संख्या कौन सी लगानी पड़ेगी 3, है ना, तो यहाँ 3 लगा देते हैं तो 3Cl2 हो जाएगा। अब बनेगा आपका CCl4 H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, तो एक बन जाएगा आपका CCl4 और H2Cl2, तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन इसका व्यापारिक नाम है, सामान्य नाम है, जनरल नाम है। ठीक, तो ये रिएक्शन इसकी हो गई, है ना। एक तो ये भी बना सकते हैं और पीछे का भी मैंने लास्ट रासायनिक गुण में क्लोरोफॉर्म की बताया ही है, वो तरीका भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई तरीका जो आप आसान लगे उसको लिख सकते हैं एग्जाम में। अब इसके उपयोगों का डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। चलिए देखेगा उपयोग। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसके उपयोग के विषय में। तो यहां देखिएगा उपयोग में कि विलायक के रूप में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन का उपयोग विलायक के रूप में होता है। विलायक क्या होता है, तो विलायक होता है किसी चीज को घोलने के लिए, है ना। तो बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों को घोलने में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिएगा नंबर 2, सफाई अभिकर्मक के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, यानी कपड़ों की सफाई वगैरह करने में भी इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है ना। उसके बाद नंबर 3 देखिएगा क्लोरोफॉर्म बनाने में, तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला देखिएगा फ्रेयॉन के निर्माण में, फ्रेयॉन के निर्माण में, है ना, अभी फ्रेयॉन के विषय में भी आगे पढ़ना ही है, तो फ्रेयॉन के निर्माण में। उसके बाद नंबर 5 अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक का मतलब है कि आग बुझाने में, है ना, यानी आग को बुझाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं अग्निशामक, है ना। तो अग्निशामक के रूप में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। ये डिस्कशन कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका फ्रेयॉन, है ना। अब फ्रेयॉन, तो फ्रेयॉन का फार्मूला क्या होता है, CCl2F2, है ना। यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, है ना, इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, क्या कहते हैं इसको, तो डाइक्लोरो। देखिए डाइक्लोरो का मतलब 2 क्लोरीन, डाइफ्लोरो, डाई का मतलब 2, फ्लोरीन का मतलब फ्लोरो, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन, तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, एक कार्बन से मीथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम इसका ये भी कह सकते हैं सूत्र के हिसाब से, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन इसका नाम हो जाएगा। इसके बारे में देखिए लिखा क्या है कि मीथेन या एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, है ना, यौगिक को फ्रेयॉन कहते हैं। यानी मेथेन या एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके फ्रेयॉन कहलाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए लिखा यह रंगहीन गंधहीन, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है और कोई विशेष गंध नहीं होती, तो यह रंगहीन गंधहीन सरलता से द्रवित होने वाली गैस है, यानी ये एक प्रकार की गैस होती है रंगहीन गंधहीन फ्रेयॉन, है ना। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है बनाने की विधि। अब बनाएंगे इसको कैसे, तो फ्रेयॉन बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा दीजिए, तो आपको वहां पर फ्रेयॉन प्राप्त हो जाती है। दूसरा रिएक्शन ये है कि एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ वही एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवा देते हैं, तो वहां भी आपका फ्रेयॉन बनता है। तो 2 तरीके हैं, दोनों में से जो तरीका आपको समझ में आए आसानी से, जिसको आप तैयार कर सके, वो समीकरण आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। चलिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं यहाँ पर। तो क्या है आपका CCl4, इसकी रिएक्शन एक तो हम करवा सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड HF से, तो चलिए HF ले लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन फ्लोराइड। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर SbCl5, ये क्या है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। SbCl5 क्या है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए Cl कितने 4, हमें कितने चाहिए 2, तो 2H और 2Cl यहाँ से निकल जाएंगे, है ना। और बनेगा क्या, इसके फार्मूले में 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ फ्लोरीन कितना लेना पड़ेगा 2, तो यानी कि यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया। अब निकल जाएगा 2H निकल जाएगा, CCl2F2 बन जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं CCl2F2 और 2HCl, ये बन गया आपका फ्रेयॉन। ये देखिए बन गया CCl2F2
बन गया फ्रेयॉन। देखिए CCl2 यानी 2 Cl यहां से 2 H यहां से, तो 2 HCl निकल गए बाहर, तो बन गया आपका ये फ्रेयॉन। तो एक तरीका ये हो जाएगा बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbF3 से करवा दीजिए, वहां भी बन जाएगा। चलिए वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिख लेते हैं CCl4 बनाने का दूसरा मेथड है CCl4 SbF3। ये देखिए ये है एंटीमनी आपका ट्राइफ्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आपका बनेगा यहाँ पर CCl2F2 और 2SbCl3, है ना, ये बन जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 Sb है, तो आप यहाँ पर 2 Sb लगा दीजिए, है ना। इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका ये बना हुआ यौगिक क्या है, फ्रेयॉन। तो फ्रेयॉन बनाने के ये दो तरीके हैं, इसमें से जो समीकरण आपको आसानी से तैयार हो सके इन दोनों में से आप उसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाती है आपकी फ्रेयॉन और इसको बनाने की विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके उपयोग का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेयॉन के उपयोग यानी यूजेस ऑफ फ्रेयॉन। कहां कहां पर इसका उपयोग होता है, तो नंबर फर्स्ट लिखा हुआ कि रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर तो वही सब आप जानते हैं अपना फ्रिज, है ना। तो रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में इसका उपयोग, यानी वातानुकूलित मतलब एसी, एयर कंडीशनर, है ना। तो एसी जैसे यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है ना, ये आपको याद रखना। तो पहला उपयोग रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में एयर कंडीशनर यानी कि एसी में, है ना। नंबर 2 क्या है, एरोसॉल तथा फोम बनाने में। एरोसॉल और फोम यानी विभिन्न प्रकार का जो धुआं वगैरह होता है इन सबको बनाया जाता है ना, फ्रेयॉन के द्वारा। उसके बाद प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब क्या होता है, तो प्रशीतक का मतलब ये होता है कि वस्तुओं को ठंडा या गर्म रखने में, जैसे आप फ्रिज को देखते हैं, है ना। तो फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में CFC गैस भरी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है कि नहीं, जो वस्तुओं की ठंडी यानी ठंडक बनाए रखने में सहायता करती है। तो यही CFC का प्रयोग आपके फ्रिज वगैरह में होता है, तो आप देखते ही हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है वही, है कि नहीं। तो ये प्रशीतक के रूप में काम करती है, वस्तुओं की ठंडी को बनाए रखती है, उनके तापमान टेम्परेचर को बनाए रखने में सहायता करती है, उस पदार्थ को कहते हैं प्रशीतक। ठीक, उसके बाद उद्योगों में फ्रेयॉन 12 का प्रयोग किया जाता है, यानी बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां जो होती हैं, है ना, इंडस्ट्री वगैरह होती है, उनमें फ्रेयॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाते हैं आपके फ्रेयॉन के उपयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगले टॉपिक का। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका DDT, है ना। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका पूरा नाम है, आप लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। सूत्र क्या है, C14H9Cl5, यानी C14H9Cl5। तो ये इसका एक आणविक सूत्र है, सामान्य सूत्र है ना। संरचना तो इसकी अलग होती है, अभी बन जाएगी, बना देंगे मैं आपको, समझे, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है कि यह प्रथम क्लोरीनीकृत कीटनाशी है, यानी यह क्या है कि एक क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी है ना। हैवी कैसा कार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है, प्रेजेंट है ना। क्लोरीनीकृत का मतलब देखिए क्लोरीन के अंदर वैसे भी कीटाणुनाशक गुण होते हैं, है ना, तो उसी क्लोरीन को मिला करके इसको तैयार किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा उसके बाद लिखा बनाने की विधि। अब बनाएंगे इसको कैसे, तो जब हम क्लोरल की अभिक्रिया, जो क्लोरल होता है, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से करवाते हैं तब DDT का निर्माण होता है ना। और प्रेजेंस रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो आपको क्लोरल लेना है और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेना है, यानी 2 मोल क्लोरोबेंजीन के लेना है, रिएक्शन करवा देना है, आपका DDT बन जाएगा। तो चलिए इसको मैं बना देता हूं यहां पर। तो देखिएगा इधर ये आपका लिखा हुआ है
ये देखिए, तो ये है आपका क्लोरल, इधर हम लिख देते हैं क्लोरल, ये क्लोरल, और ये क्या है आपके क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो ये CCl3CHO आपका क्लोरल है, और ये क्लोरोबेंजीन के दो अणु। अब यहां से होगा क्या, तो रिएक्शन बिल्कुल आसान है, यहां से O, यहां से दोनों H, इतना H2O बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों रिंग इसी कार्बन से जुड़ जाएंगी, यानी ये बनेगा आपका C, ये Cl आपका, ये Cl आपका, और निकलेगा क्या आपका, तो H2O निकल जाएगा वाटर, तो ये बन गया DDT। देखिए ये बन जाएगा आपका इस तरीके से CCl3CH, और ये दो बेंजीन रिंग, दो क्लोरीन, DDT, डाइक्लोरो। देखिए डाई का मतलब दो, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाई का मतलब दो, तो डाई का मतलब दो, फेनिल का मतलब बेंजीन, है ना, तो फेनिल का मतलब बेंजीन, तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो। देखिए ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरीन यहाँ पर है, तीन क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरो। उसके बाद इथेन हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो दो कार्बन से इथेन, तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, इथेन, दो कार्बन है, तो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि DDT बनाने की आपकी ये समीकरण होती है ना। अब इस DDT का उपयोग कहां पर होता है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके उपयोग का डिस्कशन मैं अभी आपको बता देता हूं। DDT एक कीटनाशक है, तो इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। तो यहां पर नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा कि इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में देखिएगा। तो नंबर फर्स्ट क्या है कि कीटनाशक के रूप में, यानी DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है ना। उसके बाद नंबर दो क्या है कि मच्छर तथा कृषि पीड़कों को नष्ट करने में, यानी मच्छर वगैरह उनके लार्वा वगैरह खत्म करने में, इन सभी को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो DDT एक जहरीला होता है ना, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, खेतों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता था कीटनाशक के रूप में DDT का, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब फसल में इसको डाला जाता था, तो ये DDT जो है पौधों के साथ, जब मान लिया उसको कोई जानवर चर लेता था खेत को, है ना, उसमें जब जानवर उसको खाते थे, खेत की फसल को जानवर जब खाते थे, तो ये DDT क्या होती थी, उन जानवरों के माध्यम से अन्य जंतुओं के अंदर फैल जाती थी। उन जानवरों, वो जानवर तो मरते ही थे, उसके साथ साथ उन जानवरों को, जो अन्य जानवर, जैसे वो जानवर मरता था तो चील गिद्ध वगैरह खाते थे, तो वो लोग भी इसी DDT के प्रभाव से मर जाते थे, है ना। तो DDT काफी हानिकारक हो गया था, इसलिए सरकार ने DDT के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। यानी अब DDT का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल इसको बंद कर दिया गया है ना। तो इस प्रकार से आपके आज के ये टॉपिक हो जाते हैं आपके पहले चैप्टर हेलोएल्केन और हेलोएरीन से संबंधित, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था वो टॉपिक आपको समझ में आए हुए होंगे। इसके बाद इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।